Good morning, students. Now, today's we are going to start the next chapter, that is D and F block of elements. तो बच्चों, इस चैप्टर का जो हमारा सिलेबस है, सबसे पहले हम उसको देख लें कि हमें इस चैप्टर में एक्चुअली क्या पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर आप इसको पढ़ने की दृष्टि से देखो तो इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हो। पहला है जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत चांसेस होते हैं और पूछे ही जाते हैं, वो है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, उससे रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चंस, जहाँ आप पढ़ोगे मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, कलर फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। फिर जो इसका दूसरा पार्ट है वहाँ पर आपको 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। ओके, तो एक तो पहला हो गया पार्ट जहाँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल इंट्रोडक्शन होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। फिर सेकंड, और इसमें सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे और उसके रीजंस की बात करेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्यों कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन क्यों करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ना। इज इट क्लियर? और जो थर्ड पार्ट है जिसको हमने यहाँ डी सब टॉपिक में डाल रखा है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ना, तो जो कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारा सिलेबस है और इसको हम पढ़ेंगे। तो आज हम जनरली स्टार्ट कर रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज आज के सेशन में हम देखेंगे। ओके, तो जस्ट सी द पीरियोडिक टेबल। बच्चों, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अगर आप देखो इस पीरियोडिक टेबल को तो ग्रुप 1 एंड 2 ये दोनों आपका एस ब्लॉक हो गया, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 पी ब्लॉक हो गया, ग्रुप 3 टू 12 ये आपका डी ब्लॉक हो गया। और इसी ग्रुप 3 टू 12 में अगर आप ग्रुप 3 को देखो, जहाँ पर 57 टू 71 यहाँ से एलिमेंट को निकाल कर नीचे की तरफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाया गया है। तो आप कह सकते हो कि एक्चुअली द 2 लॉन्ग पीरियड्स विच आर ऑफ एफ ब्लॉक, ये क्या है आपका एफ ब्लॉक। अब एक्चुअल में इसका ग्रुप क्या होगा? दीज एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक्स आर फॉर्मल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3 फ्रॉम विच दे हैव बीन टेकन आउट टू फॉर्म अ सेपरेट ब्लॉक। और एक्चुअली क्या होता है, जब ब्लॉक का डिवीज़न करते हैं तो सबसे पहली बात है किस बेसिस पर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स को उसके ग्रुप में आप डिवाइड करते हो तो ये देखा जाता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो प्रोग्रेसिवली किस ऑर्बिटल में फिल्ड हो रहा है। व्हेन यू विल सी दैट द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल contains the elements of the group 3 to 12 in which the d orbitals are progressively filled। आप देखोगे डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, वो कहाँ होती है? डी ऑर्बिटल्स में होती है। और डी ऑर्बिटल्स भी आउटर मोस्ट का नहीं होता, वो पेनुल्टीमेट सेल का होता है। आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाले सेल का डी ऑर्बिटल होता है। और इस डी ब्लॉक में आपको कितने पीरियड्स आ गए? देखो, ये हमारा फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। यानी कि डी ब्लॉक फोर्थ से लेकर 7th पीरियड तक के एलिमेंट को कंसिस्ट करता है। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? तो बाकी जो 2 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वहाँ पर क्या होगा? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स। जो लेंथेनाइड्स होते हैं
इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, 4f ऑर्बिटल्स में, एंटी पेनल्टीमेट सेल होता है, और एक्टिनाइड्स कहाँ जाते हैं, 5f सब सेल। तो इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल। इसकी चर्चा हम करेंगे, क्यों कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, क्यों कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। तो एक सबसे पहली बात आ गई कि डी ब्लॉक का ग्रुप कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप नंबर 3 to 12। एफ ब्लॉक जो मेनली है वो किस ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 3 का मेंबर है, ओके। और वो सेपरेटली हमें उसको पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 लॉन्ग पीरियड के रूप में रखा गया है। नाम क्यों लैंथेनाइड्स आया, क्यों एक्टिनाइड्स आया, वो भी हम बाद में चर्चा करें। तो यहाँ तक तो क्लियर आ गया ना। सबसे पहली बात बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12, elements in which the d orbitals of penultimate cell n-1d are progressively filled। penultimate cell का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s है तो d ऑर्बिटल क्या होगा, 3d होगा। जैसे आप मान लो स्कैंडियम की बात करते हो, 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, देन 3d1। ये हो गया पेनुल्टीमेट सेल। आगे बात समझ में। अगर आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5s है तो इलेक्ट्रॉन विल फिल इनटू 4d, 6s है तो 5d, 7s है तो 6d। ये हो गए पेनुल्टीमेट सेल, यानी आउटर मोस्ट से जस्ट पहले का डी ऑर्बिटल। क्लियर। F block elements are those elements which the 4f and f orbitals are progressively filled. F block elements are formal member of group 3। ये आपको याद रखना होगा, जनरली पूछता है किस ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो these are the formal members of group 3। Now the term is transition metals। D block elements को हम transition metal भी कहते हैं, किस बेसिस पर। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखो। ट्रांजिशन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज एलिमेंट विच पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दो सिचुएशन आ गई, या तो डी ऑर्बिटल उसका पार्शियली फिल्ड हो, कब, ग्राउंड स्टेट में, या किसी जो उसका सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उस पर्टिकुलर, क्योंकि अगर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगा तो वो तुरंत क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा या दूसरे अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो डी ऑर्बिटल उसका पार्शियली फिल्ड है तो उसको आप क्या कहोगे, या ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड है तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहला गया। अरे ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन मेटल का कंडीशंस अगर हमें चेकआउट करना हो तो हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होगी और हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर द डी ऑर्बिटल इज पार्शियली फिल्ड और नॉट देयर, ओके। तो इस बेसिस पर अगर आप देखोगे तो इसको एक और टर्म दिया गया है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका पीछे एक और रीजन है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होता है, एस और पी ब्लॉक के इंटरमीडिएट होती है, ट्रांजिट करता है। इन दोनों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिट करती है। दीज एलिमेंट्स शोज द ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और पी ब्लॉक के इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनके बीच की प्रॉपर्टीज ये ट्रांजिट करता है, ठीक है ना। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब इसको 4 सीरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमने अभी आपको दिखाया था कि पहला जो पीरियड है 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, तो 4th पीरियड हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगा, उसको 3D सीरीज भी कहते हैं। और उसमें आपके टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक, स्कैंडियम टू जिंक, यानी टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे। 5th पीरियड को हम 4D सीरीज कहेंगे, क्यों,
आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, 4d में जाएगा, और इसमें एटॉमिक नंबर 39 से लेकर एटॉमिक नंबर 48 तक हमारा एलिमेंट आएगा। टोटल 10 एलिमेंट्स यहाँ भी होंगे। 6th पीरियड में भी सेम है। इसको हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं या 5d सीरीज भी कहते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा दूँ, यहाँ पे देखो 57 to 51 यानी कि लैंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक बच्चों, ये जो एलिमेंट है आपको एफ ब्लॉक में चला जाता है। ओके, तो उस तरह से उसको हम एफ ब्लॉक में कंसीडर करते हैं। तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर सेम सिमिलर 7th पीरियड हो गया, 4th ट्रांजिशन सीरीज हो गया। तो इसको आप कह सकते हो कि देयर आर 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज। ओके, यहाँ पर आपको सिलेबस में स्पेशली 3d सीरीज के बारे में पढ़ना है। सबको समझ में आ गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रांजिशन मेटल क्या है, उसका कंडीशन क्या है। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो आपको ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। और इसका एग्जांपल है आपको ग्रुप 12 में जिंक, कैडमियम को आप देख लीजिए, ठीक है ना, या कॉपर भी हो सकता है। इनर ट्रांजिशन मेटल्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। इसमें 4 and 5f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। इसको हम लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स भी कहते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई, तो इसके पीछे रीजन क्या है। These elements have full D10 configuration in their ground state as well as their in common oxidation state. जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो 4s से, Zn+2 हो जाएगा। फिर भी d ऑर्बिटल उसका completely filled होगा। That's why it is not considered as a transition metal. Okay? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर। In d block elements with increase in atomic number, the d orbitals of penultimate cell n-1d are gradually filled, जिसकी हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो हो जाएगा n-1d 1 to 10 ns 0 से लेकर 2। ये है आउटर मोस्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। n-1 ये इस वर्ड को यहाँ से हटा दीजिए। इट क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। डिपेंडिंग अपॉन द d ऑर्बिटल्स ऑफ विच पेनुल्टिमेट सेल आर फिल्ड, कौन सा पेनुल्टिमेट सेल फिल्ड हो रहा है, अगर 4 हो रहा है, 4d हो रहा है कि 5d हो रहा है, 6d हो रहा है, उसके बेसिस पे। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए है। n इज इक्वल टू 4 मीन्स 4s, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 है तो पेनुल्टिमेट सेल क्या होगा, 3d होगा। अगर आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5s है तो पेनुल्टिमेट सेल क्या होगा, 4d होगा। तो 4 सीरीज में हो गया। अब पहले इलेक्ट्रॉन जब आप फील्ड करते हो तो आप s ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में फिल करते हैं, देन n-1d ऑर्बिटल में फिल करते हैं। क्यों? क्योंकि n-1d की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी स्लाइटर ग्रेटर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो वहाँ ध्यान देना होगा कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, जैसे क्रोमियम और कॉपर में। क्यों ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो उस सिचुएशन को पर्टिकुलरली प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल गोज इनटू द d ऑर्बिटल्स। 2 एक्सेप्शनल केस की चर्चा यहाँ कर लेते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर। अब बच्चों क्रोमियम का देखो, आप आगे देखोगे कि क्रोमियम में आपको है एटॉमिक नंबर 24, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नाउ 4s2 होना चाहिए लेकिन 4s1 होता है और 3d 5 हो जाता है। टोटल ऐड करके देख लो 24 हुआ, ये हो गया 10 8
+1 +5 24 हो गया। तो ये है आपका हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, जहाँ d ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होता है। इसी तरह से कॉपर में होगा बच्चों, 3d9 की जगह 3d10 हो जाएगा। क्लियर? देख लो यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस को मैं सर्कल आउट कर दे रहा हूँ। क्रोमियम, यहाँ देखिए कॉपर, उसी तरीके से देख लो मॉलिबेंडम एटॉमिक नंबर 42, सिल्वर। आगे बात समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ऑब्जॉर्व होगा। आप देख लो एटॉमिक नंबर 74, 5d4 6s2 ही है यहाँ पे, लेकिन वही गोल्ड में देख लीजिए रूल फॉलोड हो रहा है। दिस इज़ द एक्सेप्शनल केस। कभी कभी होता है कि हम हाफ फील्ड स्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भी होता। उसके पीछे रीजन आगे हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 5d4 6s2 ही है। इज इट क्लियर? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि हमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो एटॉमिक नंबर 74 में इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि वहाँ पर जो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का रूल हम फॉलो करते हैं वो वहाँ पर फॉलो नहीं कराना है। क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हमें देनी है, किस लिए देनी है? क्योंकि मोर स्टेबल होता है। लेकिन फॉर एटॉमिक नंबर 4 टंगस्टन के लिए कॉन्सेप्ट वहाँ पर ये नहीं होगा। वहाँ पर आपको 5d4 और 6s2 ही रखना है। इज इट क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले बच्चों एक चीज़ है कि अगर आयनिक फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो अगर आपसे कहा गया स्कैंडियम +1 या +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो जब भी देखिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं सबसे पहली बात कि जब आप लिखोगे तो ग्राउंड स्टेट लिखो। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो आप इसका सबसे पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे आप लिखते हो 4s2 3d1। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे, दिस इज द रॉन्ग वे। दिस इज एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन एनर्जी लेवल के हिसाब से अगर आप इसको दिखा रहे हो तब भी यही आएगा। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आप देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ये d ऑर्बिटल तो इनर ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बच्चों आउटर मोस्ट से निकलेगा, 4s से निकलेगा, फिर d से निकलेगा। तो स्कैंडियम में आप क्या करोगे? स्कैंडियम में आप जब +2 आयन के रूप में ऑक्सीडेशन स्टेट में डालोगे तो ये आपको 3d1 ही रहेगा, 4s क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे करते हैं। इट क्लियर? अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा फटाफट देख लेते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी होती है, माइलेबिलिटी होती है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मेटालिक क्लस्टर होता है। एक्सेप्शनल केसेस कुछ देख लीजिए। ट्रांजिशन मेटल्स में हमने पढ़ा था कि जिंक एंड में मरकरी जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं। उसी तरीके से दीज आर वेरी नॉट हार्ड मेटल। ओके, बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स की, जहाँ से अब आपको रीजनिंग टाइप होगा। इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। और मेटेलिक बॉन्ड किसके ऊपर बच्चों डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही होगा। तो इस तरीके से अगर देखो तो जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर सीरीज में शुरू से आगे बढ़ते हो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स बढ़ता है। तो उस तरीके से क्या होगा? अप टू d5 तक मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घटेंगे तो
मेटेलिक बॉन्डिंग भी थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी और मेल्टिंग पॉइंट भी देन रेगुलरली गिरना शुरू होता है, डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसमें आपको एनोमेलस बिहेवियर Mn और Tc के द्वारा शो किया जाता है, मैग्नीज के द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आप हमें मैसेज करो, अगर किसी को कहीं किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मैसेज करिए, क्योंकि जब तक आप मैसेज नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा। अब क्यों इन दोनों का एनोमेलस बिहेवियर मेल्टिंग पॉइंट में दिखाई देता है? ड्यू टू स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन। जब स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे लेस डिलोकलाइज होंगे और जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, थोड़ा कंपैरेटिवली वीकर हो जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों बहुत कुछ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, इस बात को ध्यान में रखिएगा और रीजनिंग क्वेश्चंस में ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। बात करते हैं इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्यों? सेम रीजन, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सी द पॉइंट नंबर 4, स्ट्रॉन्गर द रिजल्टिंग बॉन्डिंग। तो अब उसको बॉन्ड को तोड़ना है, उसके एटम्स को सेपरेट करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मेटल्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज, सेकेंड और थर्ड सीरीज के जो मेटल है ग्रेटर इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन दैन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सीरीज। यानी जो 3D 4 सीरीज था, 3D 4D 5D 6D, तो सेकेंड और थर्ड यानी कि हम जब भी बात करेंगे तो 4D और 5D सीरीज के जो मेटल्स होते हैं उनकी इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ग्रेटर होती है 3D से। क्यों? क्योंकि जितने हेवी एलिमेंट्स होंगे उनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है, मेटेलिक बॉन्डिंग लिख दीजिए, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज हाई। गेट क्लियर? वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अब बात करें अगर लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड, तो आप कहते हो कि एटम का साइज छोटा होता है। तो जब आप 3D सीरीज 4D सीरीज और 5D सीरीज की बात करते हो तो इसका मतलब है आप लेफ्ट टू राइट ही पीरियड में मूव कर रहे हो, एटॉमिक नंबर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे सिंपल सी बात है कि जब डिक्रीज तो करता है, जब आप एटॉमिक साइज का डाटा देखोगे तो यू विल सी, वहाँ पर आप ये देखोगे एटॉमिक साइज के डाटा को आप अगर ध्यान से देखोगे जब, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ट्रेंड्स है कि पहले तो शुरू में एटम का साइज डिक्रीज करता है, लेकिन आफ्टर मिडवे आधा तक पहुंचने के बाद मैग्नीज तक टीसी तक या धीरे धीरे एटम का साइज का जो डिक्रीजमेंट है उस तरीके से नहीं होता। ग्राफ कुछ अगर आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, अगर बनाओ तो ग्राफ पहले तो ऐसे डिक्रीज करता है लेकिन फिर बाद में ये बहुत डिक्रीजमेंट होती है, बहुत कम होती है। आई बात समझ में? तो इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स ए डी ऑर्बिटल ईच टाइम, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय यूनिटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, डी ऑर्बिटल में, और डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो क्या होती है, नॉट इफेक्टिव। तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और साइज क्या होगा, रेडियस का डिक्रीज करेगा। ये तो रीजन हो गया। रेडियाई ऑफ द थर्ड 5D सीरीज आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द सेकंड सीरीज। अगर आप देखोगे 5D और 4D सीरीज एनसीईआरटी बुक में आप फिगर 8.3 को कंसीडर करोगे तो आप ऐसा देखने को आपको मिलेगा। मैं आप देखोगे अगर हमने ग्रीन पेन से, अगर मैं यहाँ से दिखाऊं कि ये आपका है ग्रीन से हमने दिखाया, सपोज करो 3D को, ये 3D सीरीज के लिए था, उस तरीके से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है,
ये 4D था, ये 5D था। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो ये आ रहा है कि जो 5D सीरीज है, ठीक है ना, मतलब जो 5D सीरीज के जो आपके एलिमेंट्स हैं और उसका जो रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम है कॉरस्पॉन्डिंग टू द 4D सीरीज। दोनों में देख लो बहुत कम डिफरेंस, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है। तो इसका रीज़न क्या होगा बच्चों? इसका रीज़न है इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल विच मस्ट बी फिल्ड बिफोर द 5D सीरीज। क्योंकि अब 5D सीरीज स्टार्ट होने से पहले 4f ऑर्बिटल्स फील्ड होना है। 4f ऑर्बिटल जब फील्ड होना शुरू हो जाएगा तो आपका क्या शुरू हो जाएगा? एफ ब्लॉक शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लैंथेनाइड्स विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये लैंथेनाइड्स में भी पढ़ना है। इसका कॉज क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? आयनिक रेडियस, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसको देखना है। आयनिक रेडियस अगर ज़्यादा बड़ा हुआ, ग्रेटर हो जाता है, किससे? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन तो फील्ड हो रहा है 4f में पहले, और द शिल्डिंग ऑफ 1/4 इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन दैट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं बच्चों एटम के साइज का छोटा होना शिल्डिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है। और शिल्डिंग इफेक्ट में याद रखिए कि डी ऑर्बिटल की शिल्डिंग कम होती है, लेकिन जब 4f और डी, 4 और एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में कंपैरिजन करोगे तो 4f की शिल्डिंग इफेक्ट कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो चूंकि जब 5D सीरीज आपका स्टार्ट होता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन कहाँ पहले जा रहा है? वो इंटरवेंशन कर रहा है कहाँ? 4f ऑर्बिटल में। तो शिल्डिंग कम होगी, एटम का साइज और ग्रेजुअली छोटा होगा। दिस इज द मेन रीजन। आई बात समझ में? क्लियर है? डेंसिटी बात कर लेते हैं। इंक्रीजिंग अलोंग द सीरीज, क्योंकि एटम का साइज छोटा होता है। डिक्रीजिंग साइज एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, सिंपल सी बात है। साइज छोटा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब आज का ये आखिरी टॉपिक है एनाइजेशन एंथैल्पी। इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, यानी कि एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, रिमूव करना है। भाई साइज तो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। जब साइज छोटा हो रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना? आई बात समझ में? देख लो इरेगुलर ट्रेंड्स आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज में 631, 656, 650। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इरेगुलर ट्रेंड्स हो गया, जबकि आपको इंक्रीज करते हुए दिखना चाहिए। फिर 650 से फिर यहाँ बढ़ना शुरू हो गया। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अल्टर्स द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s एंड 3D ऑर्बिटल। जब एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हो तो बच्चों यहाँ क्या होता है? 4s और 3D ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी में जरा सा अल्टरनेशन आता है, और वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज़ द एनर्जी दैट इज एम्प्लॉयड फॉर द रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम टू अचीव स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब इलेक्ट्रॉन आपने निकाला 4s से 3D में गया तो वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी काम करता है, ठीक है ना? और इस समय क्या होता है? एस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इनटू डी ऑर्बिटल टू अचीव द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। और जब हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अचीव होती है तो उस समय ये एनर्जी का जो इरेगुलर ट्रेंड है आपको देखने को मिलता है। थर्ड ट्रांजिशन एंथैल्पी बहुत हाई था। थर्ड ट्रांजिशन एंथैल्पी का मतलब क्या? पहला इलेक्ट्रॉन निकाला फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा निकाला थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई क्यों होता है? ठीक है ना? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही निकल चुके हैं। इज इट क्लियर? कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। These are the questions which you have to solve it. Okay.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल। आज जिन बच्चों ने अब तक पीछे का जो भी आपका पार्ट छूट गया हो, डोंट वरी, स्टार्ट दिस चैप्टर एंड कंप्लीट इट।